डिटरमिनेंट के सेकेंड डे में आ गए हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पिछले क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। अगर आप इस एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं तो आपको पहले प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और कहाँ कैसे उसका यूटिलाइज करना है इसका एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में भी अराइज होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो प्रॉपर्टीज है नहीं और इसके लिए आप सबसे पहले लास्ट डे का वीडियो देखें। अगर आपको लिंक ढूंढने में मेहनत लग रही है तो आप ऊपर आई बटन पर जा करके वहाँ पर वीडियो दिख रहा है, जो लिंक दिख रही है आप वहाँ पर जा करके वीडियो को देखें और देखने के बाद तब आप इस वीडियो पर आए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो या जैक बोर्ड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर पूछा जाता है मैथ्स के 12 के एग्जाम में। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे और जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताएंगे करना यही है कि आपको पहले उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ये सोचते हुए कि क्या कोई और भी आइडिया हम इसमें लगा सकते थे। ऐसा नहीं है कि जिस आइडिया से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ उसी से सॉल्व होगा, आप अपने आइडियाज भी लगा सकते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टीज के अंडर होने चाहिए, प्रॉपर्टीज से बाहर नहीं होने चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है इसी क्वेश्चन को हम आपको 2-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे और बताना चाहेंगे कि कैसे एक ही क्वेश्चन वेरियस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक डाटा है 102 1836। तो प्रॉपर्टी जब नहीं पढ़े थे तो हमने प्लस माइनस प्लस वाला फंडा लगाया था मैट्रिसेस के अंदर जब वहां पे बना रहे थे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। वो तो करना नहीं है, आपको पहले कुछ आइडिया लगा के क्वेश्चन को सॉर्ट करना है, छोटा बनाना है। तो देखिए बहुतों के दिमाग में हम जान रहे हैं कि अभी क्वेश्चन देखते ही आइडियाज आ रहे होंगे कि सर यहाँ पर हम इसको 102 को 6 into 17 लिख सकते हैं, 6 into 17, 6 into 3 लिख सकते हैं और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को 6 into 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 3 4 एज इट इज है, 17 3 6 ये भी एज इट इज है। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वी कैन टेक आउट ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम ए रो और ए कॉलम इन ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम कांस्टेंट को कॉमन निकाल सकते हैं अगर वो पूरे रो या पूरे कॉलम में प्रेजेंट है तो। अब आप देखो पूरे फर्स्ट रो में क्या कॉमन निकल सकता है, 6। तो अगर हम यहाँ से 6 कॉमन निकाल लें तो 17 3 6 1 3 4 17 3 6 कॉमन निकाला हमने। यहां लिख देते हैं कि टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम R1, हमने R1 से 6 को कॉमन निकाला और जैसे ही कॉमन निकाला तो ये क्या हो गया 6 into 0। अब ये 0 होने के पीछे क्या रीजन है, आप प्रॉपर्टी याद कीजिए जो 3 नंबर था, गलती से भी आप प्रॉपर्टी नंबर 3 मत लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिंस R1 एंड R3 आर क्या हो रहा है, आइडेंटिकल। ठीक है, R1 R3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 0 और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप पहले इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार बनाएंगे तभी आपके दिमाग में आइडिया स्टोर होगा। अदरवाइज एकदम से टफ क्वेश्चन पे जाकर के सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर इसी क्वेश्चन को कोई इस तरीके से बनाता है कि सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को दूसरे किसी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले दिन 4th नंबर पे बताया था। जैसे R3 चेंजेस R3 प्लस 3R1 इस टाइप का चेंज, C2 चेंजेस C2 प्लस 3C1 इस टाइप का चेंज। कुछ भी करें इससे डिटरमिनेंट के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम ऐसा कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई इसको इस तरीके से नहीं बनाता है और वो इस तरीके से लिखता है, मान लीजिए कि R3 चेंज एज R3 प्लस 6R1, मतलब ये देखिए
हमारा ये वाला कौन है, R1 है, और ये हमारा कौन है, R3 है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें दिमाग में कैसे आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात समझो कि 17 की मदद कौन कर सकता है, या तो 3 और 6 कर सकते हैं, या तो 1 और 102 कर सकता है। मतलब मदद का मतलब है कि ये किसके साथ ऑपरेट हो सकता है, या तो 3 और 6 से होगा, या तो 1 और 102 से हो सकता है, किसी भी एक से। तो हमने बस क्या करना है, 17 के साथ इनको ही देखना है कि क्या ये किसी तरीके की हेल्प कर सक रहे हैं। अगर आप 18, 36, 3 और 4 को देखेंगे तो उसको देखने का कोई सेंस ही नहीं है इसके साथ, 17 के साथ। तो और एक बात, अगर एक एलिमेंट सेट हो रहा होगा तो डेफिनेटली बाकी उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट भी सेट होंगे, तभी तो क्वेश्चन बन पाएगा। तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, आपको किसके साथ किसको देखना है इस बात का ध्यान रखिए आप। तो इसमें भी वही कर रहे हैं कि हमने देखा कि अगर हम इसमें R3 में R3 प्लस 6 R1 हमने लिखा, ये नहीं होगा, 6 R3 प्लस नॉट प्लस माइनस R1 ऐसा लिख सकते हैं। क्या किया हमने, फिर से एक बार देखिएगा, 6 R3 मतलब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 में, प्लान देखिए क्या है। तो यहां क्या हो जाएगा, 102 और 102 माइनस R1। तो इस 17 जो कि R3 का पहला एलिमेंट है, इसके लिए R1 कौन है, इसके लिए R1 है 102। हमारे 3 के लिए R1 कौन है, 18। 6 के लिए R1 कौन है, 36। ये बात बहुत जरूरी है समझना, कौन किससे ऑपरेट होगा, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कि 17 ऑपरेट 102 से होगा अगर R1 का एलिमेंट लेना है तो। ऐसा तो आप मैट्रिसेस पे भी बना चुके हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो R1 को तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, 1, 3, 4, R2 भी रहेगा। लेकिन R3 का क्या होगा, R3 आप सोच के देखिए, आप यहाँ 17 इंटू 6 करोगे 102 आएगा, और यहाँ R1 मतलब 102 बिठाओगे, 17 R3 होगा तो R1 कौन होगा, 102। तो यहाँ क्या आने वाला है, 0। यहाँ भी क्या आने वाला है, 0। यहाँ भी क्या आने वाला है, 0। खास बात कैसे, देखिए 3 और 18 आप यहाँ डाल के देखिए, यहाँ 3 और यहाँ 18। हमने सिर्फ सेटिंग किसका किया, 17 और 102 का देखा, और बाकी सब जगह वो सेटल होता हुआ दिखा, इसलिए ऐसा किया। ऐसा नहीं कि एक पे सेट होगा आप कर लीजिए, बेनिफिट होना चाहिए। ये पूरा आप नोटिस करें कि पूरा R3 क्या हो गया है, 0। ऐसा दिखना नहीं है, सिर्फ आपको R3 लिख के बता रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पे एक चीज बताते हैं कि अगर डिटरमिनेंट में, ये पिछले दिन नहीं बताया था, अभी कह रहे हैं, डिटरमिनेंट का पूरा एक रो या एक कॉलम अगर कंप्लीटली 0 है, कोई भी एक रो या एक कॉलम, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी जब हम उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। जैसे हम लिख के दिखा रहे हैं आपको कि एक्सपेंडिंग अलोंग R3। अगर हम इसको थोड़ा लिख के दिखाना चाहें तो क्या होगा, 0, -0 एंड +0। याद आया आपको डिटेल मेथड, प्लस माइनस प्लस। लेकिन एक बार सोच के देखिए आप, जो रो हमने यूज किया वो रो तो कंप्लीटली क्लोज हो गया, और अब इस 0 के सामने लिखना है तो ये वाला कॉलम बंद करना पड़ेगा, ये चारों एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। इस 0 के सामने लिखना है तो ये कॉलम बंद होगा, ये चारों एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आएंगे, यहाँ भी 4 एलिमेंट आएंगे, लेकिन जब वो सॉल्व होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या देगा, ओवरऑल 0। अगर यहां पर भी सॉल्व होगा और 0 से मल्टीप्लाई, जैसे हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, चलिए यहां पर कौन कौन, ये वाला बंद होगा, 18, 36, 3 एंड 4, छोटा ही लिख रहे हैं। ये बंद करेंगे 102, 36, 1 एंड 4। ये वाला क्लोज होगा तो 102, 18, 1 और 3। ये तो पता है ना आपको कि जो रो हमने कंप्लीटली क्लोज कर दिया, अब जब हमने इस 0 के सामने 4 एलिमेंट्स लिखने थे तो ये वाला कॉलम बंद होगा। जब इस 0 के सामने लिखना है तो इसके सामने वाला कॉलम बंद करेंगे, जब इस 0 के सामने लिखना है तो इसके सामने वाला कॉलम बंद करेंगे, और बाकी चारों को यहां मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट क्या आने वाला है, 0, -0, +0। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। आप इसको समझिए ठीक से, बहुत आराम से, ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन करके ही मैक्सिमम समझिए। लेकिन पहले उस 3-4 क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, सोचते हुए प्रैक्टिस कीजिए कि ऐसा क्यों किया गया,
क्या हम और भी कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं जो हमको समझ में आ रहा है? अगर कोई इस तरीके से बना रहा है कि सर आपने लिखा R3 चेंजेस 6 R3 माइनस R1 और हम ऐसा बना दे कि R1 चेंजेस R1 माइनस 6 R3, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? देखिए अभी आपके सामने ये एक मेथड, ये दूसरा मेथड और ये हो गया मेरा तीसरा मेथड। इससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना? R1 माइनस 6 R3, ये आइडियाज का जब आप एलिमेंट्स को देखेंगे तभी आएगा ना। R1 माइनस 6 R3, R1 मतलब 102 और 6 इंटू R3, तो 102 का R3 कौन होगा? 17। मैंने क्या कहा? आप एक एलिमेंट को देखें, बाकी में उस तरह का सेटलमेंट रहता ही रहता है। तो 17 102 माइनस 6 इंटू 17 0 आएगा। मतलब अगर हम इसको लगाते हैं तो हमारा R1 पूरा क्या बन जाएगा? 0। और जहां हमने लिखा है एक्सपेंडिंग अलोंग R3, वहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 और फिर आंसर क्या आएगा? 0। आप एक्सपेंडिंग अलोंग R3 लिखेंगे तो इतना भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या लिखे? 0, क्योंकि आपको पता है कि आंसर 0 आने वाला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं डिटेल्ड मेथड में बनाने से मार्क्स कम मिलेगा और प्रॉपर्टीज लगा के बनाएंगे तो 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, सोचिए क्या करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जब आप क्वेश्चन को बोर्ड पे ऐसे देख रहे होंगे तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, और जब आप खुद से ट्राई कर लें, 2-4 मिनट समय दे लें, सोच लें, उसके बाद आप वीडियो को आगे देखें। बहुत बेनिफिट होगा, आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ थोड़ा अलग सोच रहे थे, कहाँ और सोचना चाहिए था। ऐसे ही धीरे धीरे ये एक्सरसाइज आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत अलग टाइप का है ये। यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। ए बी सी आपको फर्स्ट रो में दिख रहा है, सेकेंड रो में a + 2x, b + 2y, c + 2z। आपको तुरंत एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी कि अगर डिटरमिनेंट में पूरे रो पूरे कॉलम में a1 + λ1 वाला ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ब्रेक करने से पहले ये सोचिए कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या मेरे को इसका बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट होगा इसका मुझे? तो अभी अगर आप सोच रहे होंगे तो बेनिफिट होगा। सोच करके देखिए एक बार कि a + 2x जब अलग अलग होगा तो हमें ऊपर भी a नीचे भी a मिलेगा, ऊपर b नीचे भी b मिलेगा, ऊपर c नीचे भी c मिलेगा। बेनिफिट तो होगा। चलिए ब्रेक करते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिले सो डैट प्रूव करना, तो वैसे टाइम पे आप ना LHS RHS का फंडा यूज किया करो। लिखने के तरीके पे फोकस करना। कैसे लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन कि LHS, जो LHS दिया वो हम यहाँ लिख लिए a b c, a + 2x, b + 2y, c + 2z, x y और z, ये हमने लिखा। तो ये जो हमने लिखा ABC जो हमने ब्रेक करना है, अब क्या प्लान है हमारा? प्लान हमारा ये है कि इसको ब्रेक करना है दो डिटरमिनेंट में ABC x y z प्लस फिर यहां क्या होगा ABC 2x 2y 2z x y z। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और एक स्टेप लंबा कर सकते हैं 2 कॉमन निकाल के, या तो याद कीजिए कि आपको 2 वर्ड्स के बारे में बताया था, एक आइडेंटिकल और दूसरा प्रोपोर्शनल। तो चलिए डायरेक्ट आंसर को लिखते हैं। यहां हमने लिखा 0 + 0, ये डिटरमिनेंट भी पूरा 0, ये डिटरमिनेंट भी कंप्लीटली 0। कैसे 0 हो गया ये? क्यों 0 हो गया ये? तो इस बात को समझिए कि ये 0 क्यों हुआ। सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, क्या वर्ड यूज किया हमने? आइडेंटिकल, सिमिलर है, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स। और यहां सिंस R2 एंड R3 आर क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनल। आइडेंटिकल नहीं इस बार, प्रोपोर्शनल। उनका रेशियो सेम, वहां 2x है, यहाँ x, वहां 2y, यहाँ y, वहां 2z, यहाँ z। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल दिया जाए तो आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब 2 अगर निकाल दें तो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या है? प्रोपोर्शनल। ओके, फिलहाल आंसर क्या आ गया हमारा? 0। और प्रेजेंटेशन देखना, हमने LHS लिख के बनाया और जैसे 0 आया हमने यहाँ क्या लिखा? RHS, और यहाँ लिखा प्रूफ।
प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, आप कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को क्या हम कुछ अलग तरीके से बना सकते थे? बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच तरीके से आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ आइडिया लगाना है कि आप और क्या कर सकते हैं। आपको एक और मैं बताता हूं और बाकी आप कोशिश करें कि इन दोनों मेथड से हट के कोई तीसरा तरीका आप लगाएं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, देखिए आप ए देख रहे हैं और यहां पर एक्स देख रहे हैं, काफी कुछ हो सकता है। मेरे को तो लगता है शायद 5-6 तरीके से बन जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं जो हम सिंगल स्टेप में क्वेश्चन को बनाएंगे, इतना भी नहीं करेंगे। देखिए आप यहाँ x है, यहाँ a है, सेटलमेंट देखो आप क्या ध्यान में आ रहा है कि अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, ये 2x, और a से उसको ऐड कर दें तो कैसा बन जाएगा, ऐसा a + 2x। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट में करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। आप देखो सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा, आप एक एलिमेंट को लेके प्लान करो, देखना वो आपको बाकी में भी फायदा पहुंचा रहा होगा, ये होना ही है। तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे ऐड करेंगे तो a + 2x, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली इससे ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप एक एलिमेंट के लिए तो कर नहीं सकते हो, करना तो पूरे रो के लिए करना पड़ेगा या फिर पूरे कॉलम के लिए करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे ऐड होगा तो b + 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे ऐड हो जाएगा तो c + 2z हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो हम ये लिख रहे हैं, अब हम R1 में चेंज कर ले या R3 में चेंज कर ले, बात एक ही है। तो हम ऐसा लिखते चलिए, R1 को बदलते हैं, R1 चेंजेस R1 प्लस, सोचिए क्या प्लान है अपना, a + 2 × x, 2 किस में मल्टीप्लाई करना, R3 में, क्योंकि इस R1 का R3 कौन है, x, इस R1 का R3 कौन है, इस R1 का R3 कौन है, मतलब अगर वो R1 है तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट है जो R3 के तरह का यूज होगा। ऐसा नहीं कि a के लिए y यूज हो जाएगा, b के लिए x, ऐसा नहीं होगा। a के लिए x होगा, b के लिए y, c के लिए z। अगर इसका R2 देखना हो a + 2x, इसका R2 b + 2y। समझ रहे हैं बात को? बहुत आराम से बनाना है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही बनाइए, उसको पूरा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अगले दिन फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स योर है। 2R3 प्लान कर लिया हमने, चलिए लिखते हैं R1 का जो पहला एलिमेंट है वो a + 2x हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट b + 2y हो जाएगा और c + 2z हो जाएगा। क्यों किया हमने ऐसा, क्या इससे कोई फायदा हो रहा है? आप कहेंगे सर फायदा क्या, बोलो, आंसर ही आ गया 0। सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो गया? बिकॉज सिंस R1 एंड R2 आर, क्या लिखोगे आप, आइडेंटिकल, और आपका ये हो गया बन गया क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन हमने दूसरे तरीके से बना दिया, आप तीसरे, चौथे, 5वें तरीके से भी ट्राई करो और आइडिया लगाओ कि हम क्या कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसको बनाइए। चलिए अब तीसरे और बहुत इजी क्वेश्चन की बारी है, आपको बताते हैं क्या है इसके अंदर। आप देखो, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप देख रहे होगे कि प्लस में लिखा हुआ है, सबसे पहला आइडिया कि ब्रेक करना है। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, ब्रेक करने से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपको एक स्टेप कम से कम सोचना पड़ेगा। अब सोचो बेनिफिट है कि नहीं। अगर ब्रेक करते हैं तो इसमें x z1 y x1 z x z y1 कुछ नहीं है मैच कर रहा, y z1 z x1 x y1 कुछ भी मैच नहीं करेगा दूसरे वाले में भी। ब्रेक करने से इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं इसमें? आप जब भी देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद ट्राई करें, खुद का आइडियाज लगाएं, लेकिन इसके लिए आप डिटरमिनेंट के पिछले क्लास में जो प्रॉपर्टीज बताए गए थे उसको ठीक से समझें, ठीक से उसके साथ आप 2-4 बार प्रैक्टिस करें, उसको सोचें कि क्या क्या किया जा सकता है, तब आप आइडियाज यहाँ लगा पाएंगे। चलिए आते हैं कैसे बना सकते हैं इसको। मैंने क्या कहा, एक एलिमेंट के बारे में आप सोचो, आइडियाज खुद ही खुद खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप x + y को देख रहे हो तो आप उसके साथ z और 1 को देखोगे। अगर आप x + y को देख रहे हो उसके साथ आप इन दोनों को देखोगे। इन चारों को देख के तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि x + y की हेल्प ये चारों में से कोई नहीं कर सकते।
जब भी करेगा, अगर ये कॉलम की तरह ट्रीट होगा तो ये कॉलम 2 कॉलम 3 इसके लिए। कॉलम कौन है? याद रखिए जो पड़ोसी है वो कॉलम है, जो बगल वाला है वो कॉलम है। कभी कभी ऐसा होता है हम यूज कर रहे होते हैं कॉलम, लिख देते हैं रो, यूज कर रहे होते हैं रो, लिख देते हैं कॉलम। ये गलती ना हो, ये गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, ये गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर ये R1 है मेरे लिए तो इसका R2 R3 कौन है? R2 R3। अगर ये मेरे लिए C1 है क्योंकि रो 1 का भी हिस्सा है और कॉलम 1 का भी हिस्सा है, तो अगर ये R1 है तो मेरे लिए R2 R3 ये दोनों है। और अगर ये कॉलम 1 है तो इसके बगल वाले कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या लाएंगे, है ना? तो क्या कर सकते हैं आप देखिए एक बार ध्यान से, एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे आ रहा है और हम रिपीट करें। आप सोच रहे होंगे ये आइडियाज आपके दिमाग में कैसे आएंगे, तो ये टाइम के साथ ही आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, लेकिन पहले जो बताया जाए उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो। और प्रैक्टिस करने के बाद मैं जो जो आपको कहूंगा क्वेश्चंस उसको आप ट्राई करेंगे। जैसे कि अभी आपको बता देता हूं, इसके बाद आप बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप ट्राई करें, किस बुक से आप ट्राई करें पहले, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडियाज होना स्टार्ट हो जाए। अब आप देखो कि x प्लस वाई है, इसके साथ हम अगर इस z को ऐड करें, एक एलिमेंट देखोगे अपने आप आइडिया, आप इसको देखो इसके साथ इन चारों को थोड़ी देखोगे, आप इसको देखोगे उसको देखोगे। तो अगर हम इसको ऐड कर दें z को यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस z। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये z यहां पर जाके ऐड होगा तो ये x भी ऊपर जाके ऐड होगा, ये y भी ऊपर जाके अपने आप ऐड होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के साथ तो ऑपरेशन होगा नहीं। तो अगर z जाके ऐड होगा x प्लस वाई प्लस जेड, अगर x जाके ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर y जाके ऐड होगा तो भी ऊपर क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। और अब आपको बताते हैं कि जब सब एक जैसा होगा तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, आपको याद होगा। किया जाए? चलिए, तो लिखना कैसे है फिर से एक बार। LHS जो दिया है क्वेश्चन पेपर से हम लिख लेते हैं LHS को, क्योंकि प्रूव करने बोल रहा है। प्रूव करने बोलेगा तो आपको ये LHS RHS वाला फंडा लेके चलना पड़ेगा। ओके, आप इक्वल टू 0 लेकर नहीं चलेंगे साथ में, वो तो क्वेश्चन है कि वो लाना है। R1 में चेंज करने का प्लान है, किसको ऐड करना है? R2 को। R1 चेंज एज R1 प्लस R2। ये रो 1 के हर एक एलिमेंट के लिए रूल होगा ना, क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड। देखो भाई x ऊपर ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा मत सोचना सर y प्लस जेड प्लस x सारा कुछ भी लिखो, बात तो एक ही है। ये ऐड होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या है? z x y, यहाँ क्या है? 1 1 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यार? अब देखो पूरे रो 1 से हम कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1। तो हमने यहां लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड 1 1 1 z x y 1 1 1। क्या आपको अभी तक मैंने जो बनाया उसमें कहीं पर भी लग रहा है कि कुछ गलत है? वीडियो पॉज करके एक सेकंड सोचना कि क्या कहीं गलत है। तो हाँ, अभी जो भी मैंने लिखा हुआ उसमें एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ, आप सिली मिस्टेक बोलो या ब्लंडर मिस्टेक बोलो, है तो बहुत बड़ी गलती कि आपने x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाला है और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, इस पर चर्चा करनी थी इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एरर्स होते हैं स्टूडेंट्स अक्सर। अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो जब इसका रिजल्ट 0 होगा तो वो तो सिर्फ z से मल्टीप्लाई होगा ना, फिर आंसर क्या बच जाएगा? x प्लस वाई। इसलिए ब्रैकेट नेसेसरी है अगर आप ऐसे कुछ कॉमन निकालो और प्लस में चीजें हैं माइनस में चीजें हैं। तो अब आप इन पूरे डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हो? 0, क्योंकि इसका R1 और इसका R3 क्या होगा? आइडेंटिकल। तो आप लिखो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, सिंस R1 एंड R3 आर क्या लिखोगे? आइडेंटिकल। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 0 इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप ठीक से समझिए इसको। और अब आज का आखिरी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि एक तरह से कहा जाए कि ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये आखिरी नहीं है, एक्चुअल में यही शुरुआत है। इसको सीखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे और उसके बाद कैसे सॉल्व करना है यही हम आपको बताने जा रहे हैं।
ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आ गए हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। नंबर 4 क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी गर्मी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी पढ़ रहे होंगे घर पे, मेहनत बेकार नहीं जाएगी हमारी, क्योंकि जब अब लॉकडाउन खुलेगा हम लोग सब सामने आएंगे तो वहाँ बेनिफिट होना चाहिए हम लोगों को इतनी मेहनत का। बाकियों की तरह नहीं कि हम भी घर में बैठे हुए थे, हम सब भी घर में बैठे हुए थे और एक ही बार सिलेबस का पहाड़ सबके सर पे टूट गया, आपके और हमारे दोनों के सर पे। पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से कंप्लीट करना। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चलिए आते हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कहीं भी आपको 1 1 1 इस तरीके से पूरे रो या पूरे कॉलम में दिखे, कहीं पर भी पूरे रो या पूरे कॉलम में, अब तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के यूज से हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, किसी के भी अलोंग कर सकते हैं, है ना। आगे हम आपको वो सब क्वेश्चन आगे दिखाएंगे, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जो बताया जा रहा है आज, उन चारों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज का NCERT बुक से आप पहले बनाएं, उसके बाद आप किसी बुक से बनाएं, जैसे आप आपको बता रहे हैं वैसे। अगर आप NCERT बुक से एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप ये NCERT से बनाएं, ठीक है। इसके बाद आपको अगले क्लास में जो बताऊंगा तो आप और भी क्वेश्चंस बना पाएंगे, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चंस। खैर, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या बताने जा रहे हैं कि 1 1 1 अगर हर जगह 1 नजर आता हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर, तो हम क्या करें, कैसे उसका फायदा उठाएं। तो आपको मैं पहले बताऊं, आप अगर सोचिए कि हम लॉन्ग प्रोसेस से बनाने जाएं और हम ये बना रहे हों, ये पहले रफ वर्क देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग, कौन सा ये है, कॉलम ना, कॉलम 1। आपको बोल रहा हूं देखिए, गलती से रोमन मत लिख दीजिएगा। तो आप बनाएंगे प्लस माइनस और प्लस, यही होगा ना, प्लस माइनस प्लस 1 1 1। फिर हम बंद करेंगे ये कॉलम, जैसे 1 1 1 हमने यूज कर लिया तो ये कॉलम पूरा क्लोज। अब इस 1 का लिखना है तो इसके सामने वाले एलिमेंट बंद होंगे, इस 1 का लिखना है 4 एलिमेंट तो इसके सामने वाले बंद होंगे दोनों, इस 1 के बॉक्स में लिखना है बगल वाले में तो इसके सामने वाले दोनों एलिमेंट्स क्लोज होंगे। इस तरीके से हम 4 एलिमेंट वहां पे लिख लेंगे। मगर सोच के देखिए कि बनाना तो हमें तीनों को पड़ेगा ना, इसको सबको सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन। तो अगर ऐसा हो जाता कि इन तीनों 1 में से कोई 2 1 0 बन जाता, तो हमें उन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। अगर मान लीजिए इस दोनों 1 तीनों 1 में से ये 1 या कोई भी 2 1 0 बन जाए, तो फिर हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 0 ही। इसलिए कभी भी 1 1 1 कहीं भी दिखे तो आप उसमें से क्या पहले किसी भी 2 1 को क्या बना लीजिए, 0, और फिर उस रो या उस कॉलम का, चाहे वो कहीं पर भी है, उसके अलोंग आप क्या कर दें, एक्सपेंडिंग लगा दें। तो हम कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान रखिएगा, इजी वे में काम होगा कि ये वाला मेरा जो एलिमेंट है, ये वाला जो 1 है, इस 1 को भी इसी 1 के यूज से 0 बनाना है। तो क्या लिखना है, कॉलम 2 कॉलम 1 नहीं। जब ऊपर नीचे के एलिमेंट एक दूसरे से ऑपरेट होते हैं तो रो, और जब पड़ोसी ऑपरेट होगा, बगल वाले से ऑपरेशन होगा तो कॉलम। यहाँ तो बगल वाले से नहीं हो रहा है, नीचे वाले से हो रहा है। तो R2 चेंज एज, मैं क्या लिख रहा हूं, R2 चेंज एज R2 माइनस R1। ये हमने प्लान सिर्फ किया है इस 1 को 0 बनाने के लिए। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 1 क्या बन जाएगा, 0। और भी छोटी छोटी बातें हम बताएंगे, लेकिन ध्यान से अभी R2 माइनस R1, तो ये 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इट डजंट मैटर, उस पर मेरा फोकस नहीं, मेरा फोकस है 0 बनाने पर। और देखिए उसका आगे भी क्या क्या फायदा होता है। और इसके लिए भी देखिए, इस 1 को भी इसी 1 से 0 बनाना, ऐसा नहीं कि इसको इससे बना लेना, उसी 1 से जो लास्ट में मेरा बचने वाला, ओके। एंड R3 चेंज एज R3 माइनस R1, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, दोनों ही 1 क्या बन जाएंगे, 0। तो हम यहां लिख रहे हैं 1 A B C। अब चलिए R2 माइनस R1,
लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट था थोड़ी होगा। अगर 1 माइनस 1 0 आएगा तो b माइनस ए भी तो यहाँ पे आएगा, फिर ये इससे भी तो ऑपरेट होगा सी ए माइनस बी सी, ये भी R2 माइनस R1, ये भी R2 माइनस R1, क्योंकि एलिमेंट एक थोड़ी ऑपरेट होगा तो सब। अब यहाँ जी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, c माइनस ए और ए बी माइनस बी सी। ये देखिए R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 किया हमने। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें कि अब हम अगर इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो क्या हमें प्लस माइनस प्लस बनाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। प्लस माइनस प्लस में से सिर्फ पहला वाला प्लस में जो होगा ना वही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1 है ये 1 तो अब 0 बन गया, ये भी 1 अब 0 बन गया, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को लिख के क्या फायदा? हो तो वो बाद में 0 ही जाएंगे ना, इसलिए उसको लिख के कोई फायदा नहीं है। तो बनाते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, कौन है ये? कॉलम 1। देखिए 1 के साथ कौन से 4 एलिमेंट लिखे जाएंगे, इस पर फोकस कीजिए आप। ये तो कॉलम क्लोज ही है क्योंकि हमने एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 किया। अब जिसके सामने वाला एलिमेंट 4 लिखना होता है वही रो बंद होगा, ये वाला रो बंद हो जाएगा, है ना। तो क्या बच रहा है? ये 4 एलिमेंट बच रहा है, इसको लिखें पहले नाम बी माइनस ए, सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ये जो 4 एलिमेंट बच रहे थे हमने 4 लिख दिए यहाँ। अब बहुत आसान हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि अब एक ही को बनाना है ना, ठीक है, अब एक ही को बनाना है। तो अब उसमें भी देखिए आप प्रॉपर्टी एक बार थोड़ी, आप एक ही क्वेश्चन में बहुत बार प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अगर लग रहा है तो। हम ये देख रहे हैं कि अब तो इसको लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन करना पड़ेगा, जो कि काफी मेहनत भरा होगा। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पहले क्वेश्चन को छोटा कीजिए, कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। क्या इस रो में से कुछ कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर अगर यहाँ पर b माइनस ए इन दोनों में, अब देखो यहाँ b माइनस ए है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? b माइनस ए। आप चाहो तो इसको a माइनस बी बना लो, यहाँ भी a माइनस बी बचा लो, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस सी कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? b माइनस सी। देखो माइनस सी हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा? b माइनस ए। ये तो कॉमन लेना आता है ना भाई, अलजेब्रा जूनियर क्लासेस का, ये आना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्लास 12 पढ़ रहे हो, क्लास 6 नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ देखिए c माइनस ए, यहाँ क्या कॉमन आना है? अगर हमको c को पहले लेना है तो माइनस b कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो c पहले आएगा, और ये प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस, और क्या बचेगा? a। ठीक है। अब आप देखो b माइनस ए कॉमन निकल जाएगा R1 से, c माइनस ए कहाँ से कॉमन निकलेगा? R2 से, कॉमन निकाल लो। b माइनस ए कॉमन आ गया, c माइनस ए कॉमन आ गया, तो फर्स्ट रो में क्या बचा? यहाँ तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? माइनस सी, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ सी माइनस सी नहीं बचा तो क्या बचा? माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहे हैं कि हमने b माइनस से, आप कह रहे सर b माइनस से बनाया, क्या यहाँ हम c कॉमन लेके a माइनस बी नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तब आपको यहाँ पे माइनस कॉमन लेके a माइनस बी बनाना पड़ेगा और कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन तो तभी निकलेगा ना जब दोनों सेम होगा। ओके, तो अब आप देखो कितना इजी हो गया है इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करने में कितना डिफरेंस है। बना दो लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन। तो जब आप इसको बनाओगे क्या होगा, इसलिए लिखते हैं वहां पे b माइनस ए, c माइनस ए, और जब लेफ्ट अप करेंगे तो क्या होगा? माइनस b, और माइनस माइनस प्लस c, मतलब क्या लिखेंगे? c माइनस b। लेफ्ट अप पहले था लेकिन माइनस बना इसलिए बाद में लिख दिया। अब एक लास्ट पॉइंट देखिए, एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, इस तरीके से चलता है, पहले a फिर b फिर c। इसलिए आप आंसर को ऐसा ना छोड़े। यहाँ देखिए क्या b माइनस ए है, इसको हम लिख दे रहे a माइनस बी, मतलब हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो c माइनस बी, उसमें भी माइनस अगर कॉमन ले लें तो जो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, जो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, दोनों मिलकर क्या बन गए? प्लस। तो ये a माइनस बी, तो वो क्या बन गया? b माइनस सी, और इसको लास्ट में लिख देते हैं c माइनस ए, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं, 2 बार कम से कम इसको ध्यान से देखिए कि अगर 1 1 1 रहा तो क्या करना है, उसके बाद 1 1 1 आने के बाद कैसे हम लोग कॉमन निकाल के क्वेश्चन को और शॉर्ट बना सकते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैसे हम ऑर्डर में रख सकते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, और जो 4 क्वेश्चन आज बताए गए हैं ना, अब उन चारों क्वेश्चंस को आप ठीक से बनाइए,
3-4 बार मैं कहता हूँ बनाइए और सोचते हुए बनाइए कि ये क्यों किया गया, कैसे किया गया। इसके बाद आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप घर पे पढ़ते रहें और सेफ रहें। ओके, गुड बाय।